सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। मेरी पीढ़ी के लोग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि जमाना बदल गया है। बेशक मेरे आसपास की दुनिया बदल गई है, उसकी शक्ल बदल गई है। मेरे बचपन और युवा जीवन के भारत की सूरत बदल गई है। परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त, समाज, मीडिया और साहित्य सब कुछ बदला बदला नजर आता है। आज किताब कॉलम में जो किताब मेरे सामने है, उसकी लेखिका की किताबें मानो हर दशक के बदलावों का दस्तावेज है। ये बदलाव पारिवारिक रिश्तों के हैं, सामाजिक मूल्यों के हैं, अपने आसपास के हैं। नाम है क्षमा शर्मा, जिन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी हैं और लंबे समय तक बाल पत्रिका नंदन का संपादन किया है। किताब कॉलम के इस एपिसोड में आज चर्चा है उनके नए कहानी संग्रह पराठा ब्रेकअप की, जो 2022 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से छपा है। 4 उपन्यासों और बाल साहित्य के अलावा क्षमा शर्मा के इससे पहले 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पराठा ब्रेकअप उनका 11वां कहानी संग्रह है। मैंने जानना चाहा कि लिखना और विशेषकर कहानियां लिखना कब और कैसे शुरू हुआ। मैंने आर्थिक ज़रूरतों के कारण लिखना शुरू किया था। 16 साल की थी कि पिता नहीं रहे थे। भाइयों ने बहुत सहयोग दिया, प्रोत्साहित किया। बड़े भाई को स्त्रियों की आत्मनिर्भरता बहुत पसंद थी। जून 1975 में गांव में ज़मीन पर लेटी हुई थी कि अचानक दोपहर में खबर सुनी कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। बस पेन उठाया और कॉपी, एक लेख लिखा और एक बड़े अखबार को भेज दिया। कुछ दिन बाद वो लेख छप गया। पैसे भी मिले, 10 रुपये। उन दिनों 10 रुपये इतनी बड़ी रकम थी कि पूरे महीने का जेब खर्च चल सकता था। बस तभी से लिखना शुरू हुआ। पहली कहानी 1976 में अणिमा में छपी, सारिका के नवलेखन विशेषांक में छपी। किसी घटना को कहानी या लेख में कहने का सिलसिला चल पड़ा। कोई घटना कैसे कहानी बन जाती है और कोई चाहे जितना चाहो नहीं बन पाती, ये मैं आज भी सोचती हूँ। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई। बचपन से ही बड़े भाई खूब कहानियाँ उपन्यास लाकर देते थे, उन्हें पढ़ती थी। पत्रिकाओं में भी सबसे पहले कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। पढ़ते पढ़ते खुद लिखने लगी। मेरी माँ को सबसे बड़ा काम लेखक बनना लगता था। उन्होंने भी खूब प्रेरित किया। क्षमा शर्मा की लेखन यात्रा की कहानी, जैसा मैंने पहले कहा, एक कहानीकार के रूप में पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक बदलावों पर हमेशा से क्षमा शर्मा की नजर रही। उनके कई कहानी संग्रहों के शीर्षक भी इस बात के साक्षी हैं, जैसे थैंक यू सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज, 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, फेसबुक पोस्ट। और नए कहानी संग्रह का शीर्षक है पराठा ब्रेकअप। इस संग्रह में क्षमा की कुल 13 कहानियां हैं। सवाल है कि पराठा ब्रेकअप की कहानियां किस तरह के सामाजिक बदलावों की तरफ इशारा करती हैं और समाज में आज भी वो क्या है जो बिल्कुल नहीं बदला। क्षमा शर्मा। लड़कियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता, बुजुर्गों खासतौर से माता पिता का नए मूल्यों का स्वीकार, जो सेकंड चांस कहानी की माँ में दिखाई देता है। बहू का अफेयर होने के बावजूद वो बेटे को समझाती है कि कहीं कोई दरार आ भी जाए तो उसे भरो, न कि पूरे घर को ढहा दो। परिवार में जो भी शोषण परक मूल्य हैं वे दूर हों, मगर परिवार जैसे दूसरे ह्यूमन रिसोर्स की खोज आज तक दुनिया में कहीं नहीं हो सकी। इसीलिए अमेरिका तक में 1993 से परिवार की वापसी के नारे दिए जा रहे हैं। इसका कारण तमाम समाजशास्त्री बता रहे हैं कि अगर बच्चों को तमाम तरह के अपराध और ड्रग्स से बचाना है, बूढ़ों को बेसहारा नहीं होने देना है, समाज को सही दिशा देनी है, तो परिवार चाहिए। हालांकि भारत में परिवार की मुक्ति का नारा बहुत ज़ोर शोर से लगाया जा रहा है। क्षमा ने अपने नए संग्रह पराठा ब्रेकअप की भूमिका में लिखा है कि मुझे नई पीढ़ी
चाहे लड़के हों या लड़कियां, हमेशा बहुत आकर्षित करती रही है। लेकिन पुरानी पीढ़ी भी बहुत कुछ सोचने समझने के लिए प्रेरित करती है। मेरा क्षमा से सवाल था कि आज की नई पीढ़ी में उनकी आस्था का आधार क्या है। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। नीतिकार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत में सांप्रदायिक तनाव कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। क्या भारत की युवा पीढ़ी मौजूदा सांप्रदायिक माहौल में बदलाव लाने में समर्थ है? क्षमा शर्मा। नई पीढ़ी दुनिया भर में परिवर्तन की वाहक रही है। इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें उसकी अग्रगामी भूमिका है। सांप्रदायिकता को प्रतीकात्मकता या सिंबोलिज्म से नहीं लड़ा जा सकता, न ही इससे मुक्ति के लिए राजनीतिक दलों के भरोसे रहा जा सकता है। दलों का तो हाल ये है कि उन्हें हर हाल में चुनाव जीतना है, वोट चाहिए। सांप्रदायिकता से अगर सचमुच लड़ना है तो सबसे पहले अपने अंदर की सांप्रदायिकता से लड़ना होगा। इसमें हर कम्युनिटी में जो उदार मना लोग हैं उन्हें अकेला छोड़ने के मुकाबले उनका साथ देना चाहिए। वे आज बहुत अकेले हैं और निशाने पर भी। सोचा तो ये गया था कि विज्ञान और तकनीक तमाम तरह के पिछड़े विचारों को दूर करेगी, मगर हुआ इसका उल्टा है। उदाहरण के तौर पर सूचना समाज और सोशल मीडिया चैनल्स की रात दिन की हाय हाय और किसी न किसी दल की पक्षधरता ने इसे बेतहाशा बढ़ाया है। अधिकांश दलों के हाथ सांप्रदायिकता बढ़ाने के खून से रंगे हुए हैं। प्रतियोगिता इस बात की हो रही है कि हमारी सांप्रदायिकता के मुकाबले तुम्हारी सांप्रदायिकता खराब है। इसलिए दलों के बनाए धोखे के जाल से बचना ज़रूरी है, क्योंकि दंगे फसाद में अक्सर निरपराध आम लोग मारे जाते हैं। कोई नेता शायद ही कभी मरता है। नई पीढ़ी को आज नहीं तो कल ये ज़रूर समझ में आएगा। वहीं से ऐसे मार्ग निकलेंगे जिनकी कल्पना स्वार्थी नेता और उनके गुर्गे कभी नहीं कर सकते। क्षमा शर्मा स्त्री विमर्श की लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। उनके चिंतन और लेखन में औरत के बदलते रूप, बदलती भूमिका, उसके बदलते विचारों, मूल्यों और आत्मनिर्भरता की खास जगह है। पराठा ब्रेकअप की कई कहानियां महिला चरित्रों पर केंद्रित हैं, जैसे जिंदगी तेरे कितने नाम, सेकंड चांस और एक छोटी सी छलांग से पहले। इन तीनों कहानियों में महिला चरित्र संबंध बनाने और तोड़ने के फैसले खुद करते हैं। क्षमा शर्मा से मेरा सवाल था कि एक तरफ उन्होंने औरतों को आत्मनिर्भर और अपनी पसंद का जीवन चुनने में सक्षम दिखाया है, तो दूसरी तरफ एक छोटी सी छलांग से पहले कहानी में इन फैसलों का एक ट्रैजिक परिणाम भी दिखाया। कहानी में माता पिता से परित्यक्त एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि कहानी में उस बच्ची की ट्रेजेडी के लिए सिर्फ औरतें जिम्मेदार दिखाई देती हैं। ये तीनों कहानियाँ बदले हुए वक्त को बता रही हैं। समाज में पहले स्टीरियोटाइप्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर अफसोस कि बहुत से नए बन भी रहे हैं। मैं अक्सर विमर्शों के कोड़े से बचना चाहती हूँ। चालू जितने भी विमर्श हैं वे सिर्फ अपनी ही कहते हैं, अपने को ही 100% सही मानते हैं और अपनी मूल प्रकृति में तानाशाह होते हैं, इसलिए किसी की सुनते नहीं। एक छोटी सी छलांग से पहले में एक बच्ची की व्यथा है। उसे दुनिया में किसी का सहारा नहीं। इसे मैं स्त्रीवादी चश्मे से नहीं देखना चाहती। वैसे भी न सारी स्त्रियां देवी होती हैं, न सारे पुरुष राक्षस, रेपिस्ट, बदमाश, लड़कियों को छेड़ने वाले। देवी देवता बनते ही हम मनुष्य नहीं रहते, इसलिए किसी को देवता या देवी कभी नहीं बनाना चाहिए। अपने देश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि प्रतिवर्ष 96,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं। स्त्रियों के मुकाबले ये 6% अधिक है। आखिर इनकी बात भी क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी फॉर्मूलाबद्ध लेखन के मुकाबले जीवन के अधिकार की बात होनी चाहिए। जीवन का ये अधिकार सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़, नदियाँ, पहाड़ सबका है। धरती पर जो कुछ है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए है। यही कारण है कि हमने अपने अलावा पेड़ पौधे, जानवर, नदियों सबको सताने, नष्ट करने में अपनी महान भूमिका समझी है।
मार्स, जुपिटर, सैटर्न पर हम अरबों रुपए खर्च करके जीवन ढूंढने में लगे हैं और धरती पर अपने अलावा हर तरह के जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। कोरोना ने इस मनुष्यवादी राजनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों ने जान गंवाई। अपना जीवन चाहिए तो दूसरे का सम्मान करना होगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी। संग्रह की एक और कहानी है, एक सदी की आहट आहट, जिसमें कहानीकार ने आज से लगभग 100 साल बाद की कल्पना की है। ये कहानी 3050 में घटित होती है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना सीख गई है। सुनामी की पूर्व घोषणा के यंत्र आ गए हैं। राजनीतिज्ञ अब सड़कों पर जनता के बीच नहीं निकलते। चुनाव अभियान यांत्रिक हैं। पढ़ाई भी पूरी तरह यांत्रिक है। कागज़ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कागज़ और किताबें पिछली सदी की बातें हो गई हैं। हाँ, लड़कों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बनी हैं। लड़कों की भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कहानी में जिस परिवेश का चित्र उन्होंने खींचा है, उसके कुछ रंग तो अभी से दिखाई देते हैं, खासतौर पर पर्यावरण और विश्व राजनीति के संदर्भ में। लेकिन समाज में लड़कों के हीन स्थान की कल्पना के पीछे उनकी क्या सोच थी? क्षमा शर्मा। अक्सर हम पितृसत्ता से लड़ते लड़ते मातृसत्ता की वकालत करने लगते हैं। तो क्या मातृसत्ता अगर हो तो सब ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये मात्र एक स्वप्न भर है, क्योंकि सत्ता किसी की भी हो वो निरंकुश होती है। वो दूसरे को सताकर ही अपनी ताकत का ढोल पिटवाती है। उत्तर भारत या देश के अन्य हिस्से में दुनिया भर में पितृसत्ता को हराने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में खासी कम्युनिटी 1990 से मातृसत्ता की निरंकुशता और शोषणकारी मूल्यों से मुक्ति का अभियान चला रही है। इस कहानी को मैंने रोल रिवर्सल के रूप में ही लिखा है। लेखिका क्षमा शर्मा महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर तो हैं, लेकिन पुरुषों की दुश्मन नहीं। समाज में किसी एक की सत्ता का दूसरे के साथ अन्याय उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। क्षमा शर्मा से अभी कुछ सवाल बाकी हैं, जैसे बच्चों के लिए लिखा जा रहा साहित्य और हिंदी भाषा का रूप। लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले उनकी कहानी पराठा ब्रेकअप का एक छोटा सा अंश उन्हीं की ज़बानी सुने। वो नहाकर नाश्ता कर तैयार होकर चली गई, इस हिदायत के साथ कि शाम को उसके लिए पूरा कुकर भरकर पनीर, बैंगन का भुर्ता और सादा पराठे बनाए जाएं। शाम को सब्जियां बनाकर तारा इंतज़ार करती रही कि कब वो लौटे और गरम पराठा बनाए, लेकिन उसका मैसेज आया कि तुम और पापा खा लो, देर हो जाएगी, यहीं खा लूँगी। तारा को जैसे आग लग गई। इतनी मेहनत की, बाजार जाकर पनीर लाई, शाम से ही खाना पका रही थी, और अब ये मैसेज। अपने लिए तो सवेरे का ही इतना कुछ रखा था। 10 बजे वो लौटी, साथ में रोहित भी था। ये लड़की हमेशा मुसीबत में डालती है, बता नहीं सकती थी कि वो भी आ रहा है। तारा चाय पानी पूछने लगी तो रोहित ने मना कर दिया। आंटी कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिलने आ गया, सवेरे निकलना भी है, इसलिए बस 15 मिनट में चला जाऊंगा। मैं तो सोच रही थी कि रुकोगे। नहीं, अगली बार। आपके भेजे पराठे इतने अच्छे लगे कि और कुछ नहीं खाया। क्यों, दही तो खाया था? झूठा कहीं का। अन्नू, तारा ने आंखें दिखाई तो रोहित और वो दोनों जोर से हंसे। आदत है इसकी आंटी, कुछ भी बोलती रहती है, रोहित बोला। लेकिन बेटा खाना बना हुआ है, खाकर जाओ ना। लेकिन उसने मना किया। कहा आंटी अभी भूख नहीं है, आपके भेजे पराठे देर से खाए थे, मीटिंग ही 4 बजे ख़त्म हुई। नाश हो ऐसे काम का, जहाँ न बच्चों को खाने की फुर्सत, न रहने की, न सोने की, जब देखो तब ऑफिस और उसका काम। उसके जाने के बाद तारा ने कहा, तुझे भी कल जाना है तो दोनों साथ ही चले जाते। मुझे किसी चेप के साथ वापस नहीं जाना। अकेली नहीं जा सकती क्या? पूरी दुनिया में अकेली घूमती हूँ ना, साथ के लिए यही खड़ूस चाहिए। एक तरफ उसे अपने साथ ले आई, उसके लिए अचार और पराठा ले गई, और अब कभी उसे खड़ूस कह रही है, कभी कुछ और। तुम लोग आके चाहते क्या हो? तारा ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, वो आखिरी बार तुमसे मिलने आया था, आखिरी बार ही तुम्हारे हाथ के पराठे खाए हैं। क्या मतलब?
मतलब समझी नहीं। हमारा 2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। आज उसी ने तुमसे मिलने की ज़िद की थी, इसलिए ले आई। अब कभी नहीं। मतलब ब्रेकअप किस कारण से? कारण पर्सनल है, अनु ने कहा तो तारा को बुरा लगा। अब माँ बाप से भी बहुत सी बातें पर्सनल कहकर छिपा लेनी चाहिए। इतनी दूरी कैसे पैदा हो गई? अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? तारा सही समझती है कि वो इस जनरेशन को बिल्कुल नहीं जानती। उसके और इनके बीच में लंबी दूरी है जो बढ़ती ही जा रही है। वो चाहे जितनी तेज़ दौड़े, इन्हें पकड़ना तो दूर, इनके पास भी नहीं पहुंच सकती। कथा कहने की सादगी क्षमा शर्मा की बहुत बड़ी खूबी है। आज की कहानी में, आज की भाषा और मुहावरे में वो बड़ी आसानी से कठिन और जटिल विषय के मर्म तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। क्षमा शर्मा ने उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन कहानियों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो कैसे जन्म लेती हैं उनकी कहानियां? क्या है जो प्रेरित करता है? मुझे कोई भी छोटी बात, कोई जानवर, पक्षी आकर्षित करता है। कोई खबर, कोई घटना, पेड़ों फूलों से बतियाना, ऑब्जर्वेशंस, किसी बच्चे को खेलते देखना, किसी बच्चे की तोतली भाषा, किसी बच्ची की शैतानियाँ बहुत पसंद हैं। और इस तरह आज नहीं तो कल कहानी और उपन्यास बन जाते हैं। पेड़ पौधों, फूलों और बच्चों से प्रेरित होकर कहानियां रचने वाली क्षमा शर्मा घर गृहस्थी और लेखन के साथ साथ कई वर्षों तक बच्चों की पत्रिका नंदन के संपादन से जुड़ी रहीं। बाल साहित्य को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल उठे, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हिंदी की बहुत सी बाल पत्रिकाएं एक एक कर बंद हो गईं। क्या बच्चे हिंदी की पत्रिकाएं पढ़ना नहीं चाहते, या उनकी पढ़ने की रुचियां बदल गई हैं? क्षमा शर्मा, जो बच्चों की पत्रिका नंदन की संपादक होने के नाते एक लंबे समय तक तमाम बदलावों की साक्षी रही हैं, इस विषय में क्या सोचती हैं? जब नंदन में आई वो 70 का दशक था। बच्चों के लिए कहानियों में पारिवारिक मूल्य, दूसरों की मदद, दया, क्षमा, ममता, जो हमसे कमतर है उसकी मदद जरूरी तौर पर देखे जाते थे। साथ में संपादकों मालिकों का जोर इस बात पर भी रहता था कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाए। सभी धर्मों के आदर पर भी कहानियों में बल दिया जाता था। नंदन का प्राचीन कथा विशेषांक एक तरह से सुपर हिट होता था। परी कथा अंक भी निकालते थे जो बहुत लोकप्रिय था। फिर वक्त बदला। वे लोग जो नंदन चंदा मामा पढ़कर बड़े हुए थे खुद बच्चों के माता पिता बन गए। ग्लोबलाइजेशन और मीडिया के फैलाव ने दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पुराने की जगह नए और नए पर जोर दिया जाने लगा। माता पिता को लगने लगा कि बच्चों को और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। 70-80 के दशक में 2 प्रकार की धाराएं थीं। एक, बच्चों को राजा रानी चमत्कारिक कथाएं दी जाएं जो उनका मनोरंजन कर सकें। सीधे सीधे ये करो और वो करो के उपदेश न दिए जाएं, वे कहानी के भीतर ही छिपे हों। दूसरी धारा थी कि बच्चों को चमत्कारी और पुरानी कथाओं के मुकाबले यथार्थवादी कथाएं दें। चमत्कारी कथाओं से उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। लेकिन 1990 के बाद बच्चों के लिए भी दुनिया के द्वार खुले। वे भी टीवी पर तमाम तरह के कार्टून, फिल्में, जीव जंतुओं के बारे में जानकारियाँ, साइंस फिक्शन आदि देखने लगे। इसलिए वे पत्रिकाओं, पुस्तकों से इतर कुछ और भी तलाशने लगे। 2003 फरवरी में जब मैंने नंदन का कार्यभार संभाला तो सबसे बड़ी चुनौती भी यही नया बच्चा था। कैसे इसे पत्रिका से जोड़े रखा जाए। इसलिए हर अंक एक विशेषांक के रूप में निकला, कभी पानी पर तो कभी साइकिल पर तो कभी सेना पर। लेकिन सोशल मीडिया के दौर ने बच्चों के लिए रचनात्मकता के द्वार भी खोले। आज असंख्य बच्चे यूट्यूबर हैं। वे तरह तरह के प्रोग्राम खुद बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं रचते हैं। चलिए मान लिया कि आज बच्चों के सामने संभावनाओं के बहुत से दरवाजे खुले हैं, इसलिए पत्र पत्रिकाओं की जरूरत नहीं। मगर क्या किताबों की भी जरूरत नहीं? भारत में बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाले हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है आज? ये बात सच है कि जब से इंटरनेट ने बच्चों के लिए भी दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं, तब से उनके लिए हर बात
एक क्लिक भर की दूरी पर है। ऐसे में पत्रिकाएं क्यों पढ़ें? क्योंकि दृश्य, चित्र या इलस्ट्रेशन या मूवीज़ उस रूप में बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं, वो उन्हें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि चित्र हमेशा आकर्षक होते हैं। हालांकि अगर अपने अनुभव से कहूँ तो बच्चों की किताबें खूब बिकती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी मेरी 5 किताबों की पिछले साल 90,000 प्रतियां छापी गई थीं। तब से आज तक इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई होगी। बिकती हैं इसीलिए छपती हैं। ऐसा ही दूसरे लेखकों के साथ भी होता होगा। जब पारिवारिक और सामाजिक बदलावों पर क्षमा शर्मा की नजर रही है तो भाषा पर भी जरूर रही होगी। हिंदी में उन्होंने लेखन किया है और पत्रकारिता भी। मेरा सवाल था कि आज हिंदी भाषा का मीडिया में जो रूप रंग देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है, उसके बारे में वो क्या सोचती हैं? क्या उन्हें ये बात चिंतित नहीं करती कि युवा पीढ़ी भी उसी हिंदी को सीख रही है, यहाँ तक कि भाषा के गलत उच्चारण को भी? क्षमा शर्मा। भाषा को बहता नीर कहते हैं, जो सही भी है। भाषाएं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलती हैं। हिंदी भी कई तरह की है। शास्त्र की हिंदी अलग है, लिखने की अलग, बोलने की अलग, मनोरंजन की दुनिया की अलग। भाषाओं में मिक्सिंग होती रहती है, वे हमेशा बदलती हैं, इसलिए नई चुनौतियां भी पेश करती हैं। उच्चारण भी अपनी अपनी बोलियों से आता है। जैसे कि हमारे ब्रज प्रदेश में श नहीं बोला जाता, विश्वास को विश्वास बोलते हैं। इसके अलावा मैसेज मेल में जो छोटा छोटा लिखना बढ़ा है, उससे भी भाषाओं के लिखने बोलने में बदलाव आया है। और ये सिर्फ हिंदी के साथ नहीं, सभी भाषाओं के साथ हो रहा है। हमारे युवा भी वहीं से सीख रहे हैं। आज की हिंदी पर क्षमा शर्मा की टिप्पणी। क्षमा शर्मा का 11वां कहानी संग्रह पराठा ब्रेकअप 2022 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। लेकिन उन्हें खुद क्या पढ़ना पसंद है? कोई ऐसी किताब या किताबें जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर उन्हें प्रेरित किया हो? मेरी पसंदीदा पुस्तकों में जयशंकर प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी नंबर 1 पर है। इस नाटक को पढ़कर बहुत हैरत होती है। उस जमाने में एक विवाहित स्त्री जो कि रानी है, वो अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली जाती है। इसे लेखक ने बहुत संवेदनशीलता से लिखा है, किसी नैतिकता के कोड़े को नहीं फटकारा है। प्रसाद जी अपने समय से बहुत आगे के लेखक हैं, लेकिन जाने क्यों उन्हें इतना श्रेय नहीं दिया गया। इसी तरह चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा के रूप में जिस स्त्री को सृजित किया है, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। जब भी आज की परिस्थिति पर नज़र डालती हूँ तो मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओर दौड़ती हूँ। बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं वहाँ। इसी तरह जीवन में जब कोई आफत आती है तो रहीम को पुकारती हूँ। समय समय पर उनके दोहे याद करती हूँ। रहीम मेरे पूरे परिवार के प्रिय कवि रहे हैं। मेरी माँ हर बात पर उनके दोहों का उदाहरण देती थी। क्षमा शर्मा, जिन्हें आज भी प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, रहीम के दोहे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रभावित करते हैं। क्षमा अपने ताज़ा कहानी संग्रह पराठा ब्रेकअप की भूमिका में कहती हैं, संसार के अनुभव कहते हैं कि आपस में संवाद के सूत्र कभी टूटते नहीं। अगर संवाद टूट जाए तो दुनिया का कोई समाज ही न चले। अफसोस यह है कि इन दिनों संवाद को बनाए रखने के मुकाबले तोड़ने, नष्ट करने पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। तो क्षमा शर्मा से ये संवाद आपको कैसा लगा, लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। याद दिला दूं कि सिनेइंक में शामिल किताबों या लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। तो किताब कॉलम के अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINC।
पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।